Hi everyone, welcome to Birsas Academy. So in this lesson, we are going to discuss some of the MCQs of environment and ecology. So this lesson is presented by me, Manish Chaudhary. So you can subscribe our channel Birsas Academy to make your preparation for UPSC and state PCS examinations like BPSC, UPPSC, JPSC, and many more government competitive examination. Because any competitive examination, environment and ecology having the weightage, ठीक है. और इन दिस इनिशिएटिव इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी थ्रू एमसीक्यूज में हम लोग एमसीक्यूज को सॉल्व करके अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे, क्योंकि आप कितने सोर्सेज पढ़ते हो उससे इम्पोर्टेंट कुछ होता नहीं है. आप अपने जो कंसेप्ट है उसको अप्लाई करके एमसीक्यू सॉल्व कर पाते हो कि नहीं, उसको इम्पोर्टेंट होता है. ठीक है. तो आप एक सोर्सेज पढ़ो, उसको बार बार रिवाइज करो और मोर नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज सॉल्व करो, मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो. उससे आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी, आपका कंसेप्ट बढ़ेगा. ठीक है. यू विल एबल टू गेट मार्क्स. और आप केवल बुक्स रीड करते रहोगे, शंकर आयस पढ़ूंगा मैं, ये पढ़ूंगा, वो पढ़ूंगा. ठीक है. लेकिन बुक्स आप एग्जाम में आपने कितने बुक्स पढ़े उससे मैटर कुछ नहीं करता. आप अपने कंसेप्ट को अप्लाई करके आप एमसीक्यू सॉल्व कर देते हो, बस वो मैटर करता है. ठीक है. सो दैट इज वाई हम लोग ने ये लॉन्च किया है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी थ्रू एमसीक्यूज. हम लोग अपने बेसिक भी टॉपिक्स कवर करेंगे, लेकिन हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, क्योंकि एमसीक्यू जितने भी सॉल्व करेंगे उसमें बहुत सारे डेफिनेशंस आएंगे, बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे. तो उससे हम लोग का जो माइंड है उसको इजिली ग्रैब करेगा क्या हम लोग को कैसे पढ़ना है, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है. एक केवल बुक लेके केवल पढ़ते रहना वो हम लोग के एग्जाम के पर्पज से बेनिफिशियल नहीं है. दैट इज वाई हम लोग ने ये इनिशिएटिव लिया है. ठीक है. सो हम लोग एक अपना लेक्चर शुरू करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस लेक्चर. सो पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, कंसिडर द फॉलोइंग मेथड. ये तुम्हारा सलाइन सॉइल से रिलेटेड है कि साल्ट अफेक्टेड सॉइल जो सलाइन सॉइल भी होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है. सो कंसिडर द फॉलोइंग मेथड: improving drainage, leaching, increasing the evaporation, applying chemical treatment like adding gypsum. So which of the method given above can be applied to correct the salt affected soil or saline soil? तो सलाइन सॉइल को अगर हमको उसका इम्प्रूव करना है, उसको सैलिनिटी को कम करना है, तो उससे हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं. जैसे पहला इम्प्रूविंग ड्रेनेज, तो ये ऑप्शन सही है. फिर लीचिंग, लीचिंग मीन्स एडिंग मोर साल्ट, जो भी फ्रेश वाटर से ना उसको ऐड करना. इसके कारण क्या होता है कि जो अगर हम फ्रेश वाटर ज़्यादा ऐड करेंगे ना, मान लीजिए सलाइन सॉइल है, अगर हम ज़्यादा फ्रेश वाटर ऐड करेंगे तो ये जो साल्ट जो ऊपर में है वो नीचे नीचे चला जाएगा, गेट डेप्थ अंदर डेप्थ में चला जाएगा तुम्हारा साल के, तो उससे सैलिनिटी कम हो जाएगी. ठीक है. फिर इंक्रीजिंग द इवेपोरेशन, इवेपोरेशन से ये ऑप्शन गलत है. ठीक है. क्योंकि इवेपोरेशन से क्या होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है. मान लो ये वाटर है, इसमें एक साल्ट हम लोग मैंने यूज किया है, तो अगर हम इसमें मोर नंबर ऑफ वाटर ऐड करेंगे तो इसकी जो सैलिनिटी है वो डिक्रीज करेगी. लेकिन अगर इसमें जो हम वाटर का अगर मोर इवेपोरेशन करेंगे तो वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा और जो साल्ट है उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा. इससे ये जो हो सैलिनिटी उसकी बढ़ेगी. ठीक है. तो डिक्रीज द इवेपोरेशन होगा, न कि इंक्रीज द इवेपोरेशन. ठीक है. फिर अप्लाइंग केमिकल ट्रीटमेंट्स लाइक एडिंग जिप्सम, तो ये ऑप्शन सही है. तो अगर हम थर्ड ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं तो ये गलत है. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. ठीक है. जिप्सम है और भी बहुत सारे साल्ट है जो जिसमें तुम्हारा बेस रिलेटेड साल्ट होते हैं. ठीक है. वो यूज किया जाता है तुम्हारे एसिडिटी को कम करने के लिए. ठीक है. और सो दिस इज अबाउट दिस सैलाइन सॉइल. ठीक है. नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन है तुम्हारा रिलेटेड है टू स्टर्न लेप्रोसी. So the term stone leprosy related to leprosy that spread among humans through a stone quarrying, acute form of leprosy that is difficult to control, the damage caused to rocks and marbles by the acid rain, and the damage caused to bedrocks through excessive soil erosion. So if you look, then you will find that the option C is correct. Damage caused to rocks and marble to acid rain. सो एसिड रेन से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. जैसे अभी हमारे जो मोन्यूमेंट्स हैं, जो जैसे ताजमहल है, उसमें एसिडिटी से बहुत सारे उनके जो कोरेसिव और जो एसिड रेन होते हैं वो कोरेसिव इन नेचर होते हैं, और वो जो भी मार्बल्स उसमें बेस होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, और उनकी जो ब्यूटी है, उनकी जो
मोन्यूमेंट उनको डैमेज करते हैं, और जिसके कारण बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं हमारे से मोन्यूमेंट, जैसे ताजमहल उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तरपेजियम जोन बनाए गए हैं, ठीक है, सो सराउंडिंग एरिया में पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। सो एसिड रेन बेसिकली कोरेसिव इन नेचर होता है, और वो रॉक से, मार्बल से, उनसे इंटरेक्ट करती है और उसको डैमेज करती है। एसिड जो एसिड रेन होती है ना, वो डैमेज करती है फ्लोरा एंड फोना को भी, ठीक है। जैसे वो तुम्हारे ह्यूमंस के जो फूड चेन में इंटर कर जाती हैं, ठीक है, फूड चेन में इंटर कर जाती हैं, और फूड चेन में फिर ह्यूमन से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जैसे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो गई, फिर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो गए, तो इन सभी प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया जाता है। फिर अगर तुम्हारा एक्वेटिक इकोसिस्टम में चले जाओगे, तो एसिडिक रेन से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जिससे बहुत सारे फिश होती है वो डाइट हो जाती है। फिर जैसे कोरल ब्लीचिंग कोरल ब्लीचिंग का प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो ये सभी प्रॉब्लम्स होती है एसिडिक रेन से। So, so basically, the stone leprosy or marble leprosy basically means the damage caused to rocks and marble by the acid rain. So option C is correct. ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा है कि जो फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब द अबव पैसेज। सो अब जो ये जो डेफिनेशन दिया गया ये किस को सूट करता है, जैसे इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल नीड, इकोक्लाइन एंड इकोटोन। सो हम लोग पढ़ते हैं पहले की डेफिनेशन क्या है। So it is a community of living organisms in a conjunction with the non-living component of their environment, interacting as a system, and there is a functionally independent unit of the nature. We saw the characteristic energy flow and nutrient cycle. So ये definition किसका है? So this definition is basically suit to ecosystem. तो इकोसिस्टम का डेफिनेशन मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि इकोसिस्टम का डेफिनेशन ऊपर में इतना अच्छा दिया गया है, ठीक है। सो नेक्स्ट है तुम्हारा इकोलॉजिकल नीच। क्या होता है इकोलॉजिकल नीच? बेसिकली होता है एक एनवायरनमेंट में एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म होता है, उसका अपना एक फंक्शनल रोल होता है। जैसे आप एक इंडिविजुअल हो, आप एनवायरनमेंट में हो, तो आपका भी एक अनदर फंक्शन है, आप भी एक इंडिविजुअल अलग हो, आपकी भी बायोमेट्रिक जो है वो आइडेंटिटिकल है, वो एक दूसरे से मैच नहीं करती है, ठीक है। तो वैसे ही जो फंक्शनल रोल होता है इकोसिस्टम में हर इंडिविजुअल का अलग होता है, और जो नीच होता है वो फंक्शनल रोल होता है, और वो हर इंडिविजुअल का अपना अलग होता है, वो एक दूसरे से मैच नहीं करेगा। ये इकोलॉजिकल नीच होता है। इकोक्लाइन बेसिकली होता है कि ग्रेडेशन होता है फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अनदर इकोसिस्टम, ठीक है। और इसमें जो कम्युनिटी दिखाई जाती है ना, उसमें दोनों कम्युनिटी, एक इकोसिस्टम, दो इकोसिस्टम, दोनों इकोसिस्टम का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, उसको दिखाई जाती है, ठीक है। ये ग्रेडेशन होता है। इकोटोन क्या होता है? इकोटोन होता है बेसिकली ट्रांजिशन एरिया होता है इकोटोन। सो एक इकोसिस्टम में मान लो ये एक इकोसिस्टम ये है, तो ये जो ट्रांजिशन एरिया है, ठीक है, उसको इकोटोन बोलते हैं। और ये पॉसिबल है कि जो ये इकोसिस्टम में जो स्पीसीज पाई जा रही है, और ये इकोसिस्टम में जो स्पीसीज पाई जा रही है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इकोसिस्टम जो स्पीसीज है वो यहाँ पाए जाए, ये जोन में, इकोटोन में, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी होती है, इसको इकोटोन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा ईवी स्टेट इंडिया रिपोर्ट से। सो ईवी स्टेट इंडिया रिपोर्ट पब्लिशेस डाटा ऑन वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर as a means to raise awareness about the environmental issue. So it is released annually by पहला ऑप्शन तो भाई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, नीति आयोग, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। So the correct answer is D, NSO. So नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसके अंडर काम करती है। और इस रिपोर्ट में बहुत सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, उनको दिखाया जाता है, ठीक है। कौन कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, तो इन्वायरमेंट अगर हम देखोगे तो ये बहुत ही ब्रॉड टर्म है। इसमें ये बायोटिक प्लस बायोटिक कंपोनेंट कंटिन्यूसली इंटरेक्ट करते रहते हैं। और इन्वायरमेंट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती हैं, और इनको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। तो इसको स्टैटिस्टिक्स जो हम लोग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए करते हैं,
उसको बोलते हैं हम लोग इन्वायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स। सो इन्वायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स का रूल होता है हम लोग को इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स है, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। सो एनएसओ इस एनवायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स का यूज करती है टू अंडरस्टैंड तुम्हारा इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स है। और ये इस रिपोर्ट ईवी स्टेट इंडिया रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के द्वारा इस ट्राई टू क्रिएट द अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द एनवायरमेंटल इशू, ठीक है, एनवायरमेंट क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो अभी जो रिपोर्ट 2020 में आई थी उसमें बोला गया था कि जिससे हीट वेव्स है उसकी जो नंबर ऑफ डेज है वो इंक्रीज कर गई है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा स्लम एरियाज हैं। सो और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जैसे क्लाइमेट चेंज है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, इनको रेज किया गया। सो इन्वायरमेंट इन्वायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स जो है वो बहुत यूजफुल, क्योंकि जो हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो SDG गोल 2030, उसको अचीव करने के लिए हम लोग को इन्वायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो दैट इज वाई NSO इस रिपोर्ट को रिलीज करती है ईयरली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, कंसीडर द फॉलोइंग एंटिटीज, जैसे बैक्टीरिया, फंगी, पॉलेंस एंड माइट्स। तो which of the entities given above can be biological contaminant? So like 1, 1, 2, 3 and 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4. So as per me, all the options are correct. So answer is D. So by in this क्वेश्चन हम लोग समझना है कि बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट क्या होता है। बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट बेसिकली वो कंटेमिनेंट होते हैं जो कि जिसमें बायोलॉजिकली जनरेट होते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारा पॉलेंस है, तो ये पॉलेंस जनरेट होते हैं, जो कंटेमिनेंट है वो तुम्हारा प्लांट से जनरेट होता है। फिर बैक्टीरिया, फंगी, माइट्स, तो आप ये सब जानती है कि ये बहुत तरह का वायरस है, बहुत फंगिस है, ठीक है। तो इनमें बायोलॉजिकली दे जनरेटेड, ठीक है। बहुत सारे जैसे ट्रांसमिट होते हैं थ्रू पीपल एंड एनिमल्स, ठीक है। तो इसका आंसर डी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा फॉरेस्ट फायर से। So forest fire are uncontrolled fire that burn surface vegetation. So which of the following are an impact of forest fire? ठीक है। It replenishes carbon sinks. There is a loss of valuable timber resources. It leads to ozone layer depletion. ठीक है। So which of the following जो ऑप्शन है करेक्ट है, जैसे 2 and 3, 1 and 2, 2, 1, 2 and 3. So if you look the option, then ऑप्शन 1 है वो गलत है। It does not replenish the carbon sinks. It basically decrease the carbon sinks. Because अगर देखो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में अगर फॉरेस्ट होंगे तो वो कार्बन को सोक करेंगे, कार्बन को एब्जॉर्ब करेंगे। लेकिन अगर फॉरेस्ट फायर होती है तो उसमें वेजिटेशन कम हो जाती हैं, और वेजिटेशन कम होंगे तो जो कार्बन सिंक्स है वो कार्बन सिंक्स नहीं होगी। तो पहला ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन अगर हम एलिमिनेट करेंगे तो हमारा ये कट जाएगा, ये ऑप्शन कट जाएगा। तो ऑप्शन क्या बचता है, 2 and 3 and 2। तो इससे पता चलता है कि 2 तो हमारा सही होगा ही होगा, हमको केवल चेक करना है कि 3 सही है कि नहीं, ठीक है। तो इट लीड टू ओजन लेयर डिप्रेशन, तो ये तो सही है कि फॉरेस्ट फायर होंगे तो बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस इमिट होगी, और ग्रीन हाउस गैसेस लीड टू ओजन लेयर डिप्रेशन, ठीक है, ओजन लेयर डिप्रेशन होगी। सो ये ऑप्शन सही है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हुआ तुम्हारा ए है, ठीक है। और फॉरेस्ट फायर अगर होती है तो उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है, जैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, जैसे टिम्बर जल जाती है, ठीक है। फिर जिससे बहुत सारे ट्राइबल्स पीपल होते हैं वो अपने लाइवलीहुड, जैसे जो भी उनका जो फूड हो गया, ठीक है, शेल्टर हो गया, और भी बहुत सारे जो रिसोर्सेस है वो दे आर एबल टू गेट एक्सेस फ्रॉम द फॉरेस्ट, ठीक है। तो फॉरेस्ट से बहुत सारे उनको रिसोर्सेस मिलती है, लेकिन फॉरेस्ट फायर हो जाती है, इससे उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है, ठीक है। फिर सोशल इम्पैक्ट भी होती है, क्योंकि फिर इम्पैक्ट होती हैं, फिर तुम्हारा जैसे वाइल्ड लाइफ लॉसेस हो गया, बायोडाइवर्सिटी लॉसेस हो गया, ठीक है, वाइल्ड हैबिटेट लॉस हो गया, ओजोन लेयर डिप्लेशन हो गया। सो फॉरेस्ट फायर से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म बायोरेमिडिएशन। सो पहला है तुम्हारा, इट इज अ प्रोसेस विच यूजेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म to treat contaminated substance. It is a technique used to kill virus in food stuff using UV radiation.
C option is it is the mechanism devised to detect the presence of microorganism in drinking water. Next question, next option is it is a field to study dedicated to use the plant in the medicine. So if you look the option, then the more likely option is A. So it is the process which uses microorganism to treat the contaminated substance. So बायोरेमिडिशन क्या होता है? बायोरेमिडिशन बेसिकली एक प्रोसेस हो सकती है जिसमें बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनिज्म होती हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं, उनका यूज किया जाता है कंटेमिनेटेड सब्सटेंस को एलिमिनेट करने के लिए. जिससे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका यूज किया जाता है, जिससे जिससे ये जो सी होती हैं उसमें बहुत सारे टारबोल्स होते हैं, ठीक है, जिससे उसमें बहुत सारे टारबोल्स होते हैं. तो इन टारबोल्स को एलिमिनेट करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है, ठीक है. So this is about this micro remediation. So this is all about this questions. The next lesson में हम लोग और से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. So thank you.